नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी मैंने रीट जो आज पेपर हुआ है 16 अक्टूबर को अलवर ज़िले में, उसकी मैंने साइकोलॉजी और संस्कृत के आंसर की अपलोड कर दी है। आप देखिए, अगर किसी ने पेपर नहीं दिया है, जैसे कि वहाँ पर 600 स्टूडेंट के द्वारा ही पेपर दिया गया है, तो बाकी जो स्टूडेंट है जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था वो ये पेपर देखें और मूल्यांकन करें कि कौन सा पेपर टफ था, 26 सितंबर वाला या 16 अक्टूबर वाला। उसके अकॉर्डिंग फिर बताइए कि आपके इस पेपर में से कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हिंदी लेवल 2 यानी लेवल 2 का ही पेपर था आज, तो लैंग्वेज 2 हम कर रहे हैं कि कक्षेतर कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी किसमें, श्रवण कौशल विकसित करने में। तो श्रवण कौशल में आकाशवाणी कार्यक्रम यानी जो रेडियो होता है वो, दूरदर्शन कार्यक्रम यानी टीवी, और सामूहिक वृहद बाल सभा कार्यक्रम, यानी तीनों ही महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक उपयोगी है। तो राइट आंसर रहेगा डी, उन इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावी यानी सबसे ज़्यादा प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री पूछी गई है। तो स्पर्श यानी जो छू करके हम पढ़ सकते हैं, यानी बुक वगैरह, बुक, समाचार पत्र, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह, तो ये स्पर्श हो जाएगा। श्रवण शिक्षण सामग्री, श्रवण भी प्रभावी होती है और दृश्य भी प्रभावी होती है, लेकिन सर्वाधिक पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में मूल्यांकन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। निबंध लेखन क्षमता, अधिगम क्षमता, काव्य सृजन क्षमता या व्याकरण नियमों का ज्ञान। हिंदी भाषा में व्याकरण नियमों का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, व्याकरण नियमों का ज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा देना, प्रतिस्पर्धा भावना जगाना, अधिगम क्षमता का संवर्धन करना, या फिर अध्यापक पर कार्यभार बढ़ाना। तो यहाँ पर पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। किसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। दिव्यांग विद्यार्थियों को, सृजनशील विद्यार्थियों को, कक्षा स्तर अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को, या अध्यापक की योग्यता अभिवृद्धि के लिए। तो अभिवृद्धि तो कहा जाता है शारीरिक विकास को, तो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है, तो राइट आंसर रहेगा सी, कक्षा स्तर अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों की। तो राइट क्या रहेगा 35 का सी। नेक्स्ट है, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है। अनियमित क्रियापद, विशेषण संबंधी, अनावश्यक संज्ञापद। तो यहाँ पर विशेषण संबंधी नहीं होगा, अनावश्यक संज्ञापद, यहाँ पे मन ही आया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी, वचन संबंधी। नेक्स्ट है, समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। इस आशय की उपयुक्त लोकोक्ति है। लोकोक्ति बतानी है। भेड़ की लाट घुटने तक, खरी मजूरी चोखा काम, अपना हाथ जगन्नाथ, सहज पके सो मीठा होए। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कि समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, सहज पके सो मीठा होए। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, वही बात है कि सहज पके सो मीठा होए। नेक्स्ट है 38, आंखों से गिरना। मुहावरे का अर्थ बताना है। उपेक्षा करना, चुपचाप दुख सहन करना, किसी का विश्वास खो देना, या बुरा लगना। तो यहाँ पर सही होगा बी, किसी का विश्वास खो देना। कहते हैं ना वो हम मेरी आंखों से गिर गया, यानी अब मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, किसी का विश्वास खो देना। नेक्स्ट है 39, हे प्रभु अब हम जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी। अब यह जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी। रेखांकित अंश में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर अंश, रेखांकित अंश में यह विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा किसका है, सभी जानते हैं, सभी पढ़ते हैं,
इसका राइट आंसर रहेगा बी, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये विस्मयादिबोधक ही अपूर्ण विराम नहीं है, विराम चिन्ह नहीं है और हंसपद भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट है, पुत सिखावे पाल ने मरण बढ़ाई माए। इस पंक्ति में कवि ने नारी के किस रूप को अभिव्यंजित किया है? तो श्रृंगार तो नहीं होगा, हंसने वाली बात भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे सी, यानी वीर रस की बात की गई है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के आधार पर 41 से 45 तक आंसर देने थे। तो देखते हैं यहाँ पर 41, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी पूछी गई है। तो यहाँ पर कैलाश गलत है, कैलाश में एक मात्रा आती है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है। मिष्ठान भी गलत है, प्रज्वलन भी गलत है क्योंकि प्रज्वलन में ज एक ही आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, पुनीत। पुनीत बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कुसुम का सही पर्यायवाची कौन सा है? प्रसून है, कोदंड है, भेक है या इंदु है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कुसुम का प्रसून, यानी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुख दुख शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अवयवी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व? तो सुख और दुख, सुख या दुख। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? पुनीत, युवक, शलाका, मार्ग। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, मार्ग, क्योंकि मार्ग जो है वो तत्सम होता है और मार्ग से बना मार्ग, यानी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 45, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अवयवी भाव सामासिक पद है? प्रियंका पत्र लिखती है, ये तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये तो। वृक्ष पर पक्षी बैठा है, ये भी नहीं है, ये तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नारी ने समय समय पर ज्योति प्रज्वलित की, यहाँ पे सी सही होगा और सी, डी भी नहीं होगा कि सीमा गाना गाती है, यानी कि 45 का राइट आंसर रहेगा सी, नारी ने समय समय पर ज्योति प्रज्वलित की। यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है समय समय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 46, आपको धुंधला दिख रहा है तो मैं अच्छे से पढ़ के बता देती हूँ कि निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है? ये पूछा गया है। कथोपकथन, तो ये तो होता है। कथा वस्तु, ये भी होता है। पात्र अथवा चरित्र चित्रण, ये भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा कि स्वर वाचन, यानी कि स्वर वाचन नाटक शिक्षण का तत्व नहीं होता है, ये किसका होता है? वाचन शिक्षण विधि का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई की शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए? किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई की शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए? प्रशिक्षण योजना, उपविभाग योजना, अर्धवार्षिक योजना, वार्षिक योजना? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, वार्षिक योजना, क्योंकि योजना तीन ही होती है, इकाई योजना, दैनिक योजना और वार्षिक योजना। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं है, यानी वो बात नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, वार्षिक योजना। नेक्स्ट है, भाषा प्रयोगशाला में वृहत शब्दकोश का निर्धारित स्थान यह है, मतलब क्या है ये पूछा गया है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास, प्रत्येक मेज पर, भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष, कोई निर्धारित स्थान नहीं है। तो यहाँ पर भाषा प्रयोगशाला में वृहत शब्दकोश का निर्धारित स्थान पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा सी, भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष। नेक्स्ट है 49, भाषा स्तर सुधारने के लिए यह सर्वाधिक आवश्यक सोपान है, कौन सा? नियमित अध्यापन, विस्तृत समय चक्र का निर्माण, विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग, विद्यार्थी का सामयिक परीक्षण। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि भाषा स्तर सुधारने के लिए यह सर्वाधिक आवश्यक है। क्या आवश्यक है बताइए, क्या आवश्यक रहेगा इसमें? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, आप लोगों ने कर लिया होगा वैसे, तो क्या हो जाएगा सी, विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। भाषा स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक सोपान पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। शैक्षणिक निदान यानी शिक्षण संबंधी निदान की विधि नहीं है। निरीक्षण विधि, संचित अभिलेख, शारीरिक परीक्षण या उपचारात्मक विधि? तो शारीरिक परीक्षण का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है? यानी विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है कहानी लेखन से। इससे तो लेखन विधि कह सकते हैं, लिखने की अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति सशक्त होगी। चित्र निर्माण ये भी नहीं होगा, यानी ए और बी गलत हो गए। निगमन विधि व्याकरण विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मौखिक अभिव्यक्ति प्रश्नोत्तर विधि से सशक्त होती है। तो 51 का राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना, पाठ के अंत में सारांश को याद करना, कठिन शब्दों के अर्थ याद करना, या सुनी हुई बात को धारा प्रवाह करना, या सुनी हुई बात की धारा प्रवाह करना। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक, लिखित, व्यवहारिक या व्याकरणिक? तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक होता है, ए यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट है 54, दोस्तों बताइए पेपर पहले वाला टफ था या अभी वाला टफ था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे 54 है कि निम्नलिखित में से किससे मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है? मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है व्याकरण अधिगम से, भाषा की पुस्तक का पठन करने से, शुद्ध उच्चारण से, या साहित्य पढ़ने से? तो यहाँ पर बात हो रही है मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है, तो राइट रहेगा सी, शुद्ध उच्चारण से। नेक्स्ट है, सुलेख के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है? सुलेख यानी सुंदर लेख, अच्छा लेख। तो यहाँ पर प्रतिलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख या फिर इनमें से सभी? तो आप सभी जानते हैं प्रतिलेख का मतलब होता है, प्रतिलेख यानी एक समान लेख। तो यहाँ पर प्रतिलेख ही सही रहेगा। वैसे अनुलेख का मतलब होता है जब शिक्षक लिखता है तो उसके सामने जो लिखा गया है वो देख करके लिखना। तो शिक्षक लिख रहा है तो विद्यार्थी भी साथ में लिख रहे हैं, तो इससे क्या है, उनकी हैंडराइटिंग बिगड़ेगी, यानी सी तो हो नहीं सकता। श्रुतिलेख में शिक्षक बोल रहा है, विद्यार्थी सुन रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, तो उसमें भी उनकी हैंडराइटिंग बिगड़ रही है, तो यानी बी भी नहीं हो सकता, और डी तो हो ही नहीं सकता, इनमें से सभी। तो राइट आंसर रहेगा ए, प्रतिलेख। जैसे कि हम जेरोक्स से करवाते हैं तो सेम टू सेम वही चीज़ छप करके आती है, तो प्रतिलेख में भी सेम वही बात है। तो राइट आंसर रहेगा ए, 55 का ए। नेक्स्ट ए 56, जिजीविषा शब्द का सही अर्थ है? भोजन करने की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा। सी यहाँ पर सही हो जाएगा, और जीतने की इच्छा नहीं होगा, तो यानी कि 56 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आशा, ए यहाँ पे सही हो जाएगा, आशा स्त्रीलिंग है, बाकी दिन, सोना और भारत पुल्लिंग है। नेक्स्ट है 58, बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, इस वाक्य में यह काल प्रयुक्त हुआ है, यानी कौन सा काल है? सामान्य, वर्तमान, आसन भूतकाल, संभाव्य भविष्य या फिर संदिग्ध वर्तमान? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट है, देश शब्द है सावन, खत्री, पगड़ी, खेत। तो यहाँ पर सावन तो तद्भव है क्योंकि ये श्रावण से बना है, श्रावण तत्सम है और ये श्रावण से बना है। खत्री क्षत्रिय से बना है, ये भी तद्भव है। पगड़ी यहाँ पर सही रहेगा बी ऑप्शन, पगड़ी एक देशज शब्द है, लोटा भी एक देशज शब्द है, और खेत क्षेत्र से बना है, यानी कि ये भी तद्भव है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी, पगड़ी। नेक्स्ट है, पुस्तक को राजस्थानी में कहते हैं? किताब, ग्रंथ, पोथी या पुराण? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, पोथी, यानी राजस्थानी भाषा में पुस्तक को पोथी कहा जाता है। ओके दोस्तों, इन प्रश्नों को कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।